हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या बैंक के से रिलेटेड हो, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार बड़े इजी होते हैं तो कभी कभी ये ट्रिकी भी होते हैं। अगर इनको सॉल्व करने का हमें फॉर्मूला पता हो और ये पता हो कि इन्हें क्विकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमें ट्रिक्स पता हो जिससे हम इन्हें क्विकली सॉल्व कर पाएँ, तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा भी आता है और हम एंजॉय भी करते हैं। Hello guys, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. Guys, आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलेज देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ट्रिक है, कैसे सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद एनालॉजीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है बेसिक फॉर्मूलेज एंड ट्रिक्स। तो देखिए टाइम एंड वर्क में वर्क फ्रॉम डेज, पहला जो आइटम है दैट इज वर्क फ्रॉम डेज, कि आप डेज से वर्क को कैसे काउंट करेंगे। सपोज करिए आपको दिया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। ए जो है कोई काम एन डेज में करता है, तो ए का एक दिन का जो काम है वो कितना होगा, एज वन डेज वर्क विल बी 1/n। तो सपोज करिए कि ए जो है वो एक काम 15 दिन में कर पाता है, आपको दिया है कि वो उस काम को 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/15। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, देन एज वन डेज वर्क विल बी 1/15। ये तो था जब हम डेज से जो है वर्क पे आते हैं। दूसरा, कई बार हमें जो है डेज दिया होता है, हमें वर्क दिया होता है और उससे हमें डेज पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए आपको जैसे कहा है, इफ एज वन डेज वर्क इज 1/n, अगर ए एक दिन में 1/n काम करता है, तो बताइए ए जो है उस काम को फिनिश करने में कितना समय लगाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n/1, यानी कि n नंबर ऑफ डेज। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ए इज वन डेज वर्क इज 1/10, एक दिन में ए जो है 1/10 काम करता है, देन ए विल टेक या ए कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। 10 डेज कैसे आया, 10/1। एक दिन में अगर 1/10 काम करता है तो इस पूरे काम को करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 10/1 यानी कि 10 डेज। कई बार आपको ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो है दो पर्संस दिए हैं, उनके जो है रेशो दिया होता है एफिशिएंसी का। जैसे आपको कहा है कि इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी कि ए जो है वो बी से 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो ए का जो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी होगा कि ए बी अगर किसी गिवन टाइम में 1 यूनिट काम बनाता है, तो ए जो है उसी टाइम में 3 यूनिट्स बनाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो बी से थ्राइस यानी 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी हो जाएगा 3:1। अगर बी जो है एक गिवन टाइम में 1 यूनिट बनाता है, तो उतने ही गिवन टाइम में जो ए है वो 3 यूनिट्स बनाएगा। अब रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय ए एंड बी, तो इसमें देखिए ए जो है बी जिस काम को करने के लिए 3 घंटे लेगा, उसी काम को करने के लिए ए जो है वो सिर्फ 1 घंटा लेगा, यानी 1 घंटे में जो है वो इसको कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से जो है ये रेशियोस हो जाते हैं। तो रेशो में अगर आपको दिया हुआ है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। हमको ये ध्यान रखना है क्योंकि आगे हमें क्वेश्चंस में हमें ये सारी चीजें सॉल्व करनी होंगी। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आज अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days। आपको कहा है कि A जो है वो 15 डेज में काम करता है एंड B जो है उसी काम को 20 डेज में करता है। If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is
अब देखिए आपको कहा है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 20 दिन में करता है, और अगर दोनों मिलकर के 4 दिन काम करते हैं तो बताइए कितना काम बच गया, यानी 4 दिन बाद जो है कितना काम बचा रह गया। इसमें आपको दिया है ए है 1/4, 1/10, 7/15 और 8/15। तो सबसे पहले तो देखिए ए का 1 डेज वर्क कितना होगा, एक दिन में काम कितना कर पाएगा ए, 1/15, क्योंकि 15 डेज में वो कंप्लीट करता है, तो ये हो जाएगा 1/15 जो है वो ए का 1 डे वर्क है। बी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/20, ये आ गया 1/20। अगर दोनों जो है काम करते हैं साथ में तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20, ये एलसीएम आप लेंगे तो 60 आएगा, तो ये हो जाएगा 4/60 प्लस 3/60 यानी कि 7/60 जो है ये काम हो जाएगा 4 दिन में। तो एक दिन में 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7/60 इंटू 4 यानी 7/60 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका 7/15। तो 7/15 जो है 4 दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7/15, तो ये आ जाएगा 8/15। तो इसका मतलब है ये जो डी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें दिया है ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। आपको कहा है कि ए जो है एक रेलवे ट्रैक को 16 डेज में ले कर सकता है, बना सकता है, रख सकता है, और बी उसी रेलवे ट्रैक को 12 दिन में करेगा। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली। अब सी की मदद से उन्होंने ये सारा काम जो है सिर्फ 4 दिन में कर लिया। देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, अब सी का अलोन आपको बताना है कि सी अगर अकेला खुद करता तो कितना दिन लेता। इसमें दिया है 9 1/5 डेज, 9 2/5 डेज, 9 3/5 डेज और 10 डेज। तो देखिए ए बी और सी तीनों का जो वर्क है, यानी जब ए बी सी तीनों ने मिलके काम किया तो उन्होंने इस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो ए बी एंड सीज 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/4। अब ए का 1 डेज वर्क आपको पता है, क्योंकि ए जो है इस काम को 16 डेज में करता है, तो ए का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/16 और बी का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/12। अब आप सी का निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए और बी का माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो सी का 1 डेज वर्क बच जाएगा। तो ये सीज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1/16 प्लस 1/12, यानी कि 1/16 प्लस 1/12 को ऐड करिए और उसके बाद 1/4 में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 7/48 यानी 5/48। तो इसका मतलब है कि सी का एक दिन का काम जो है वो 5/48 है, तो वो इस काम को पूरा कितने दिनों में कर पाएगा, 48/5 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 3/5 डेज। तो ये हो गया 9 3/5 डेज, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज। आपको कहा है 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। आपको कहा जा रहा है कि ए जो है उस एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 डेज में एंड सी 60 डेज में। अब आपको बताना है कि ए को कितना समय लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में अगर वो हर तीसरे दिन बी और सी उसको असिस्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आपको दिया है ए का है 12 डेज, बी का 15 डेज, 16 डेज एंड 18 डेज। तो पहले तो आप देखिए ए का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, ए का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/20, बी का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/30, सी का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/60। अब ए जो है 2 दिन अकेले काम करता है, तो 2 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/20 प्लस 1/20 यानी कि 2/20, और ये हो जाएगा 1/10। थर्ड डे जो है ए बी सी तीनों मिलकर के काम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, ये हो जाएगा आपका 60 हो गया, और 6/60 यानी कि 1/10। तो इसका मतलब है 3 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन तो ए ने अकेले ने किया तो उसने कितना काम किया 1/10। थर्ड डे जो है ए बी सी ने मिलके काम किया वो भी हो गया 1/10।
तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10। तो 3 दिन में काम हो गया 2/10। तो फुल वर्क के लिए यानी कि 2/10 काम को उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट किया, 3 डेज में। तो फुल वर्क को करने में कितना लगेगा, 3 इंटू 10/2 यानी कि ये हो गया 5, इसका मतलब है 15 डेज। तो ये if he is assisted by B and C then A can complete the work in 15 days। तो ये 15 डेज में A जो है इस काम को कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days। आपको कहा है कि A जो है वो B से तिगुना एफिशिएंट है। He is thrice as good as a workman as B and therefore completes the job in and therefore is able to finish the job in 60 days less than B। यानी B से वो 60 दिन कम टाइम लेता है। Working together they can do it in 20 days, 22.5 days, 25 days and 30 days। तो देखिए पहले तो आप ये देखिए द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी कितना हो जाएगा, 1:3। यानी एक गिवन वर्क को करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि एक गिवन टाइम में एक गिवन वर्क को करने के लिए जहां पर ए 1 घंटा लगाता है वहां पर बी जो है वो 3 घंटा लगाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए से कम एफिशिएंट है और ए उससे ज्यादा एफिशिएंट है। नाउ द वर्क ए विच ए डज in 1 day is done by B in 3 days। तो इस तरह से 1:3 रेशियो आ गया। Therefore, if the difference of time is 2 days, तो B कितना टाइम ले रहा है, 3 days। अगर आपको difference of time 60 days दिया है, if the difference of time is 60 days, then B will take 60 into 3/2 यानी कि ये हो गया 90 days। तो B कितना लेगा, 90 डेज लेगा। अगर B 90 डेज ले रहा है तो A इसी काम को करने के लिए कितना लेगा, 30 डेज, क्योंकि वो इससे 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। तो अब आपका A का 1 डेज वर्क कितना हो गया, 1/30, और B का 1 डेज वर्क कितना हो गया, 1/90। और A और B दोनों का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/90 यानी कि ये हो गया आपका 4/90 या ये हो गया 2/45। तो अब अगर A और B दोनों मिलकर के इस काम को करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 45/2। तो ये हो जाएगा आपका 45/2 यानी कि 22.5 डेज। तो इसमें जो है 22.5 डेज ये वाला हमारा करेक्ट है। तो ये हो गया बी वाला ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज। ए अगर अकेला काम करता है तो 6 डेज में कंप्लीट करेगा, बी अकेला काम करता है तो 8 डेज में कंप्लीट करेगा। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 3200 रुपीज, यानी ए और बी ने ये काम 3200 रुपीज में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, और सी की मदद से इन्होंने 3 दिन में ये काम पूरा कर लिया। अब आपको बताना है कि हाउ मच इज द अमाउंट टू बी पेड टू सी, कि सी को कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ए बी सी का रेम्यूनरेशन है वो उनके अमाउंट ऑफ वर्क डन पे बेस्ड होगा, कि कितना कितना उन्होंने काम किया है उसके प्रोपोर्शनेट ही इनका रेम्यूनरेशन होगा। तो हमें सी का निकालना पड़ेगा कि सी ने कितना काम किया है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, और उसके बेसिस पर जो है उसका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। आपको ऑप्शंस दिए हैं 375, 400, 600 एंड 800। तो देखिए ए का जो 1 डेज वर्क है वो तो हो जाएगा 1/6, बी का हो जाएगा 1/8, सी का हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें ये कहा है कि ए बी सी तीनों ने मिल करके 1/3 मतलब 3 दिन में कंप्लीट किया है। तो ए बी सी का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/3। अब सी का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/3 में से आप माइनस करेंगे 1/6 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 माइनस ये हो जाएगा 7/24
और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7/24 यानी कि 1/24। तो अब ए बी सी तीनों का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/6:1/8 और ये हो गया 1/24। अब आप इसका जो है जरा इवन करिए, तो इवन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4:3:1। ये रेशो आना चाहिए, 4:3:1 इनका एफिशिएंसी रेशो है यानी वर्क डन है। तो अब सी को कितना मिलेगा 3200 इंटू 1/8, ये हो जाएगा 4 3 7 1 8, तो ये हो गया है। तो ये आ जाएगा आपका 400। इसका मतलब है कि बी को ये सी को जो है 400 रुपए का रेम्युनरेशन मिलेगा उसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ 6 men and 8 boys can do a work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। आपको कहा है कि अगर 6 men 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर के एक काम करते हैं उसी का 10 डेज में, उसी काम और जो है उसी काम को अगर 26 आदमी और 48 बॉयज यानी 48 बॉयज मिलके करते हैं तो वो 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए उसी काम को करने में 15 मेन और 20 बॉयज अगर लगते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको दिया 4 डेज 5 डेज 6 डेज एंड 7 डेज। सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पर पता ही नहीं है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, या एक आदमी जो है अकेला काम करता तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाता, ये हमें नहीं पता है। ऐसे ही हमें बॉयज का भी नहीं पता। तो हम लेते हैं लेट 1 man's 1 day's work is x, सिमिलरली 1 boy's 1 day's work be y। तो अब आपको देखिए पहला वाला 6 men and 8 boys और वो कितना लेते हैं 10 डेज, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6x + 8y = 1/10। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। उसी तरह से दूसरा दिया है 26 men and 48 boys, तो 26x + 48y = कितना है, कहा है 2 डेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/2। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 36x + 48y = 6/10 आ जाएगा। और अब आप इसमें से जो है सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नीचे जो निशान है यानी कि प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस ये तो 0 हो गया = हो जाएगा आपका 1/10 और x = हो जाएगा 1/100। अब अगर आप x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 में रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/200। ठीक है। अब आपको कहा है कि 15 men and 20 boys उसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम देखते हैं 15 men और 20 boys एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। तो 15 men and 20 boys 1 day's work = हो जाएगा 15/100, क्योंकि men का तो 1/100 है और बॉयज का 1/200 है, तो ये हो जाएगा 20/100। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 15/100 + 20/100 = 1/4, यानी एक दिन में वो 1/4 काम करते हैं, तो पूरा काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा 4/1 यानी कि 4 डेज। तो ये 15 men and 20 बॉयज मिलकर के ये काम जो है वो 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 4 hours, B and C together can do it in 3 hours, while A and C can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? देखिए A को कहा गया है कि A जो है इसको 4 घंटे में कर पाता है। ठीक है। B और C अगर मिल जाते हैं तो B और C का वो है 3 hours,
और अगर ए और सी का लें तो ए और सी का जो है वो है आपका 2 आवर्स। अब आपको बताना है कि बी अगर अकेला काम करता है तो वो कितना टाइम लेगा, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें बी का निकालना है, तो हमें ए और सी का दिया हुआ है, ए और सी का दिया है, ए और सी और ए इन दोनों का देखिए तो ए और सी में से अगर आप ए का माइनस करते हैं तो सी का आ जाएगा। फिर बी और सी का दिया है तो बी और सी में से अगर आप सी का माइनस करते हैं तो बी का आ जाएगा। तो हम लेते हैं ए इज 1 आवर्स वर्क इज 1/4 क्योंकि 4 घंटे लगते हैं। तो ए और सी जो है इसी काम को करते हैं कितने, 2 घंटे में, तो इनका 1 आवर्स वर्क हो जाएगा 1/2। अब हम लेते हैं कि सी का 1 आवर्स वर्क कितना होगा, सी का 1 आवर्स वर्क हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 यानी कि 1/4। अब आपको दिया है कि बी और सी मिलकर के ये काम 3 घंटे में करते हैं। अब इसमें से आप सी का माइनस कर दीजिए तो बाकी जो बचेगा वो ए का होगा। तो बीज एंड सीज 1 आवर्स वर्क है 1/3, तो इसका मतलब है कि बी का 1 आवर्स वर्क कितना होगा, 1/3 तो इन दोनों का है और 1/4 अकेला सी का है। तो 1/3 में से 1/4 माइनस करेंगे तो यह आएगा 1/12। तो इसका मतलब है बी जो है उसका होता है 1/12, 1 घंटे का काम है 1/12। तो उसी गिवन वर्क को करने में टोटल कितने घंटे लगेंगे उसे, अगर वो अकेला काम करता है तो वो हो जाएगा 12/1 यानी कि 12 आवर्स। तो यहां पर ये आ जाएगा 12 आवर्स, यानी सी वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it। आपको कहा है कि एक A जो है किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना B और C मिलकर के करने में लेते हैं। If A and B together could do it in 10 days, अगर A और B दोनों मिलकर के इसे 10 days में कंप्लीट करते हैं, एंड C अलोन इन 50 डेज, और C अकेला इसे 50 डेज में कंप्लीट करता है, देन A अलोन कुड डू इट इन, अब आपको बताना है 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज। तो देखिए आपको A का कहा है कि A जो काम करता है जितना समय लेता है उतना ही समय B और C जो जब मिलके काम करते हैं तो लेते हैं, यानी A इज इक्वल टू B प्लस C हो जाएगा। अब आपको दिया है कि A और B मिल करके जब काम करते हैं तो वो कितना लेते हैं, 10 डेज लेते हैं। तो और C अगर अकेला करता है तो वो कितना लेता है, 50 डेज लेता है। तो अब आपको बताना है कि B अकेला करेगा तो कितना लेगा, बेसिकली ये है क्वेश्चन। तो A और B का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/10, क्योंकि A और B मिलकर के जब काम करते हैं 10 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10। C का 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/50, ठीक है। अब आप A B प्लस C का जो 1 डेज वर्क है वो कितना हो जाएगा, A B का तो है आपका 1/10, C का अकेले का है 1/50, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/50 यानी 6/50 या 3/25। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम लेते हैं कि एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू है B प्लस C का। मैंने आपको बताया ना कि A का जो एक दिन का काम है, मतलब A जितना समय लेता है काम को करने में उतना ही समय B और C मिलकर के करते हैं। तो इसका मतलब है A का 1 डेज वर्क इज इक्वल टू B एंड C का 1 डेज वर्क के बराबर होगा। तो यहां पर हम कर सकते हैं 2 इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/25। तो इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 3/25 इंटू 1/2 यानी कि हो जाएगा 3/50। ये A का 1 डे वर्क है। अब आपको कहा है कि A और B इसे 10 डेज में करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि B का कितना होगा, B's 1 डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, A और B मिलकर के करते हैं 10 डेज, तो 1/10 माइनस 3/50, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3/50, 50 इज इक्वल टू 2/50, ठीक है। और B अगर अकेला काम करेगा तो कितना लेगा, 50/2 यानी कि 25 डेज।
तो ये हो जाएगा आपका 25 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है इफ ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज, अगर ए जो है कोई काम 80% ऑफ वर्क जो है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है। ही देन कॉल्स, पहले तो है कि ए जो है वो 20 दिन में 80% काम कर लेता है, उसके बाद ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो 20 दिन वो अकेला काम करता है, 80% वर्क कर लेता है, उसके बाद वो बी को बुलाता है और दोनों मिल करके 3 दिन में ये काम खत्म करते हैं। देन हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। अब आपको बताना है कि बी अगर अकेला काम करता तो वो कितना समय लेता। 23 डेज, 37 डेज, 37.5 डेज एंड 40 डेज। तो सबसे पहले देखिए कि एज वर्क इन 20 डेज हो गया आपका 80%, 80% यानी 4/5, 4/5 यानी कि अगर अकेला बी ए उस काम को करेगा तो वो कितना समय लेगा। देखिए 20 दिन में उसने 4/5 काम किया है, तो पूरा काम करने में कितना समय लेता वो लेता 20 × 5/4 यानी 25 डेज। अगर अकेला ए काम करेगा उस काम को तो वो पूरा 25 डेज लेगा, क्योंकि 20 दिन में उसने 80% यानी 4/5 वर्क कर लिया, 4/5 वर्क कर लिया है, तो पूरे वर्क के लिए 25 डेज लेगा। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा। 1 में से 4/5 माइनस करिए तो 1/5 आया। अब ये जो 1/5 वर्क है वो ए और बी ने मिलकर के 3 दिन में कंप्लीट किया है। तो अगर ये दोनों मिल करके पूरा काम करते तो कितना टाइम लेते। द होल वर्क विल बी डन बाय ए एंड बी इन 3 × 5 यानी कि 15 डेज। तो अब आप देखिए ए का 1 डेज वर्क है 1/25, ठीक है, यहां से आ गया 25 डेज लगते हैं तो 1/25। ए और बी मिलकर के काम करते तो वो 15 दिन लेते हैं, तो एक दिन का उनका काम हो गया 1/15। अब बी का 1 डेज वर्क कितना होगा 1/15 माइनस 1/25 यानी 4/150, जिसे हम 2/75 भी कह सकते हैं। तो बी अगर अकेला काम करता तो कितना समय लेता 75/2 यानी कि 37.5। तो ये हो गया आपका सी 37.5। चलिए अब हम आज टाइम एंड वर्क में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको कहा है अ मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। एक मशीन है पी जो कि 1 लाख बुक्स जो है वो 8 घंटे में प्रिंट करती है। दूसरी तरफ है क्यू मशीन क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स। तो पी जो है वो 8 घंटे लेती है, क्यू 10 आवर्स, while machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 a.m. while machine P is closed at 11 a.m. and the remaining 2 machines complete work. Approximately at what time will the work to print 1 lakh books be finished? आपको कहा है कि मशीन P जो है 1 लाख बुक को प्रिंट करने में 8 घंटे लेगी, मशीन Q जो है वो 10 आवर्स लेगी, मशीन R जो है 12 आवर्स लेगी। तीनों मशीन जो है वो 9 बजे काम करना शुरू करती हैं और 11 बजे मशीन P क्लोज हो जाती है और उसके बाद का जो काम है वो दोनों मशीन्स यानी Q एंड R मिलकर के करती हैं। अब आप बताइए कि कितने समय में यानी कितने बजे जाकर के जो है ये 1 लाख बुक्स को फिनिश करने का काम खत्म होगा। यह है 11:30 AM, 12 noon एंड 12:30 PM एंड 1 PM। तो देखिए इसमें हम लेते हैं कि PQR, P plus Q plus R hours 1 hours वर्क। 1 घंटे का काम कितना होगा, ये हो जाएगा 1/8 plus 1/10 plus 1/12। और अगर आप इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 37/120। ये तो 1 घंटे का काम है। अब ये 9 बजे शुरू किया था इन तीनों मशीन ने और 11 बजे जो है मशीन P विड्रॉ कर जाती है। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ होगा, 2 आवर्स में हुआ होगा ये आपका
37/120 इंटू 2, यानी कि ये हो गया आपका 60, 37/60। तो 2 घंटे में 37/60 काम हो गया। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 37/60, तो ये हो गया आपका 23/60, ये रिमेनिंग वर्क है। अब Q और R देखिए, अब आगे Q और R मिलकर के काम करते हैं, तो Q एंड R का 1 आवर्स वर्क, उनका 1 आवर्स वर्क हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12, ये हो गया आपका 11/60। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे में 11/60 काम वो कर पाएंगे, तो 11/60 जो है काम करने के लिए 1 घंटे लगते हैं, तो इसमें जो है 23/60 करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये हो जाएगा आपका 23/60 इंटू 60/11, और ये हो गया आपका 23/11, और इसको अगर आप करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है आपका 2 आवर्स आएगा। तो अब देखिए 11 बजे के बाद 2 घंटे और ले लीजिए, यानी कि 11 प्लस 2 और ले लीजिए, तो ये 1 PM। तो इसका मतलब है कि ये 1 PM में जाकर के काम खत्म होगा। तो गाइज ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड थे। अब हम एनालॉजीज लेते हैं। एनालॉजीज जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है इसमें 2 वर्ड्स दिए होंगे, उनके बीच की रिलेशनशिप दी होगी। पहले आप उस रिलेशनशिप को एनालाइज करिए, फिर जो थर्ड वर्ड दिया है उसकी रिलेशनशिप आप जो ऑप्शन में वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ एनालाइज करके और सही ऑप्शन को चूज करिए। जैसे कि आपको कहा है ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू। देखिए ओडोमीटर जो है वो माइलेज को नापता है, यानी डिस्टेंस को नाप रहा है कि कितना हमने ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब है उसका फंक्शन बता रहे हैं। तो ओडोमीटर माइलेज को नापता है, तो कंपास किसको नापता है? वो डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, हाइकिंग नहीं होगा, नीडल नहीं होगा, डायरेक्शन होगा। नीडल इज अ पार्ट ऑफ द कंपास, लेकिन हम यहाँ पर जब ओडोमीटर और माइलेज की बात कर रहे हैं तो हम इनके पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू डायरेक्शन। सेकेंड आपको कहा है मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। देखिए मैराथन जो है दैट इज अ टाइप ऑफ रेस, तो हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन इज अ टाइप ऑफ स्लीप। यहाँ पर विंटर और बेयर नहीं होगा, विंटर और बेयर तो ठीक है, हाइबरनेशन जो है वो विंटर में होता है और बेयर करते हैं, बट यहाँ पर मैराथन और रेस की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हाइबरनेशन और स्लीप के साथ एस्टेब्लिश हो रही है, तो यहाँ पर स्लीप एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट है विंडो इज टू पेन एज बुक्स इज टू। देखिए विंडो इज टू पेन, पेन का मतलब होता है जो विंडो के पल्ले होते हैं, जो उसके आपके जो डोर्स टाइप होते हैं ना, उनको हम विंडो पेन कहते हैं। तो विंडो इज टू पेन एज बुक्स इज टू पेज। विंडो में जिस तरह से 2, 3, 4 पेन्स होते हैं उसी तरह से बुक्स में पेजेस होते हैं। यहाँ पर नॉवल नहीं होगा, नॉवल इज अ टाइप ऑफ बुक, ग्लास नहीं होगा, कवर नहीं होगा, पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू डिश, सूप, स्पून और फूड। अब आप देखिए कप और कॉफी के बीच में लीजिए कि हम कॉफी को कप में पीते हैं, अ कप ऑफ कॉफी बोला जाता है। तो एज बॉल इज टू अ बॉल ऑफ सूप, नॉर्मली सूप बोला जाता है। यहाँ पर डिश और स्पून नहीं होगा क्योंकि ये तो यूटेंसिल है, और फूड नहीं होगा क्योंकि फूड बहुत ही जनरल आइटम है, तो इसलिए इसमें फूड नहीं होगा। इसी तरह से आपको देखिए 1 यार्ड होता है आपका 32 इंचेस। 1 यार्ड जो है वो 32 इंचेस होता है। और अगर आप क्वार्ट देखें तो 1 क्वार्ट इज इक्वल टू होता है 1 क्वार्ट जो है वो होता है 32 आउंसेस। और जो गैलन है वो आउंस से भी बड़ा होता है।
तो यहाँ पर अगर यार्ड टू इंच की हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो क्वार्ट की रिलेशनशिप जो है वो आउंस के साथ होगी, मिल्क और लिक्विड नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है आपका सब्सटेंस है। गैलन जो है वो मेजरमेंट का यूनिट है, लेकिन वो आउंस से भी बहुत बड़ा है, तो हम यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू आउंस। नेक्स्ट आपको दिया है एलेटेड इज टू डेस्पोंडेंट, एलेटेड इज टू डेस्पोंडेंट, एलेटेड यानी जो बहुत खुश है, डेस्पोंडेंट यानी जो डिप्रेशन में है, दुखी है। तो यहाँ पर एलेटेड का जो ऑपोजिट है वो डेस्पोंडेंट है। तो एनलाइटेड इज टू, एनलाइटेड का जो हमें ऑपोजिट लेना है वो होगा अवेयर नहीं होगा, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होगा, मिजरेबल नहीं, टॉलरेंट नहीं। तो एलेटेड इज टू डेस्पोंडेंट एज एनलाइटेंड इज टू इग्नोरेंट। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक इज टू चीयरफुल। देखिए ये ऑप्टिमिस्ट की जो है एक क्वालिटी बताई है कि जो ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं वो चीयरफुल होते हैं। एज पेसिमिस्ट इज टू ग्लूमी, पेसिमिस्ट क्या होते हैं, ग्लूमी होते हैं, बेचारे दुखी से रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए, यही सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। नेक्स्ट आपको दिया है रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू। देखिए रेप्टाइल इज टू लिजर्ड यानी लिजर्ड की एक कैटेगरी बताई है, वो क्या होता है, रेप्टाइल है, यानी लिजर्ड जो है इट इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल। तो यहाँ पे फ्लावर, अब अ टाइप ऑफ फ्लावर यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए, पेटल नहीं, स्टेम नहीं, बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर हमने रेप्टाइल के पार्ट्स की बात नहीं की है, रेप्टाइल और लिजर्ड है, तो फ्लावर इज टू डेजी। एलिगेटर नहीं होगा, डेजी इज अ टाइप ऑफ फ्लावर जस्ट लाइक लिजर्ड इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल। नेक्स्ट है पेन इज टू पोएट एज निडल इज टू। देखिए पोएट का जो टूल होता है वो पेन होता है, तो निडल किसका टूल होता है, नीडल जो है वो आपका टेलर का टूल होता है। तो थ्रेड नहीं होगा, बटन नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, टेलर। केयरफुल इज टू कॉशियस एज बोस्टफुल इज टू। केयरफुल इज टू कॉशियस यानी कि जो केयरफुल पर्सन होते हैं वो बड़े कॉशियस होते हैं, बहुत ही सोच समझ के करते हैं, सबके लिए उनके मन में दया होती है। और बोस्टफुल जो है वो क्या होते हैं, बोस्टफुल लोग जो है वो एरोगेंट होते हैं, तो ये एरोगेंट आएगा, हम्बल, जॉयफुल और सस्पिशियस नहीं आएगा। तो ये देखिए केयरफुल की क्वालिटी बताई है, तो बोस्टफुल की क्वालिटी क्या होती है, एरोगेंट। उसी तरह से आपको दिया हुआ है प्राइड इज टू लायन एज शोल इज टू। देखिए लायन के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं, तो शोल किसका ग्रुप होता है, शोल जो है वो आपका फिश का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर टीचर नहीं आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगा, फिश आएगा। अब हम कुछ जो है पिक्चर्स वाले भी देखते हैं, जैसे 12th में देखिए आपको पिक्चर दी हुई है, पहले एक कार्ट दिया हुआ है, ये कार्ट आपको दिया है, पहले ये कार्ट है, उसके बाद ये कार्ट क्या है, आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और उसमें चेंज आया और हम कहाँ पे पहुंच गए, कार पे। अब उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिसका चेंज करके एडवांसमेंट होकर के हम प्रिंटर पे आ गए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पेन एंड इंक। अब पेन और इंक रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, प्रिंटर से डायरेक्टली आप जो इनबिल्ट टूल है उससे आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4th वाला, तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बाथटब दिया है और टेबल क्लॉथ दिया है, ये दोनों कहाँ के आइटम्स होते हैं, बाथरूम के। तो अब यहाँ पर कबर्ड दिया है, अब इसके साथ बताइए यहाँ पर क्या आइटम होना चाहिए, सोप, बेड, हाँ ये बेड होना चाहिए, और ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि ये बाथ एरिया के हैं यानी बाथरूम के हैं, तो ये हमारा जो है आइटम बेडरूम के होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 वाला करेक्ट है, यानी कि बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है, ये दिया है सीजर एंड नाइफ। देखिए सीजर और नाइफ ये दोनों कटिंग टूल हैं, काटने के काम आते हैं। तो यहाँ पर ये एक जग दिया है, अब ये जग जो है ये क्या होता है, पानी डालने के काम भी आता है। यहाँ पर बॉटल दिया है, स्पेड दिया है, ये नहीं होगा, ये होगा, इससे भी हम पानी डाल सकते हैं, और ये नहीं होगा। तो इसमें आपका जो है 3 वाला करेक्ट है, यानी सी वाला करेक्ट है। ये दोनों जो आइटम्स हैं वो वाटरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए काम आते हैं, ये भी और
ये भी। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है आपका कि कैंडल, लैम्प एंड फ्लड लाइट। देखिए, पहले सबसे छोटी कैंडल होती है, उससे बड़ा लैम्प होता है और उससे बड़ी फ्लड लाइट होती है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा हट, फिर है कॉटेज, तो आगे क्या होना चाहिए, टेंट, सिटी, ड्वेलिंग, हाउस होना चाहिए। तो आगे जो है ये हाउस होगा। तो इसमें हमारा ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि जब भी कोई मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन नंबर सीरीज, जिसमें हम नंबर सीरीज लेंगे, मिरर एंड वाटर इमेजेस लेंगे इन लॉजिकल रीजनिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। चाहे आप कॉलेज एडमिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की, चाहे एसएससी की, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छी तरह से पढ़िए और सक्सेसफुल होइए। थैंक यू सो मच।